हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रिटिश पीरियड में प्रेस पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की अंग्रेजों ने। आपको पता है कि शुरुआत में कंपनी का शासन था, उसके बाद में ब्रिटेन का सीधा शासन आ गया। तो जिस समय कंपनी का शासन बक्सर के युद्ध के बाद में आया, उसके बाद में कंपनी ने यहाँ पर शोषण करने के लिए, पैसा कमाने के लिए तरह तरह की आर्थिक नीतियाँ बनानी शुरू की। यहाँ पर कई प्रकार से कर को वसूलने के तमाम नियम बनाने शुरू किए और उसी दौरान भारत में पत्रकारिता का भी विकास धीरे धीरे होने लगा था। धीरे धीरे यहाँ पर अखबार वगैरह भी जो है मुद्रण होना शुरू हो गए थे। तो जैसे जैसे अंग्रेज़ों की शोषण की नीतियाँ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे यहाँ के समाचार पत्र भी सरकार की धीरे धीरे जो है आलोचना भी करना शुरू कर दिए थे। तो आपको एक बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली जो था, वो एक सहायक संधि लेकर के आया था। सहायक संधि के द्वारा उसने तमाम क्षेत्रों के साथ में, तमाम जो राजे रजवाड़े थे उनके साथ में उसने सहायक संधि की और उसके द्वारा अपना जो साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य है, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जो सहायक संधि थी उसकी आलोचनाएं भी बहुत हो रही थी और समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी उसकी आलोचनाएं निकलना शुरू हो गई। तो सबसे पहले कंपनी का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेज़ली ने 1799 में सबसे पहला एक एक्ट लेकर के आया, जिसके द्वारा उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे 1799 से। ब्रिटिश काल में जब प्रेस पर प्रतिबंध की बात आती है तो शुरुआत लॉर्ड वेलेज़ली से ही है। लॉर्ड वेलेज़ली 1799 में एक एक्ट लेकर के आया जिसका नाम था समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम 1799। प्रत्यक्षण का मतलब होता है सेंसरशिप होना, यानी किसी चीज़ को पब्लिक में आने से पहले उसको देखना, जांचना, निरीक्षण करना कि उसमें कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जिस पर आपत्ति की जा सके। सेंसरशिप आज भी आप देखते हो कि फिल्में वगैरह पब्लिक करने से पहले उनको सेंसर किया जाता है। सेंसर बोर्ड है जो चेक करता है कि उसमें कुछ भी आपत्तिजनक है या नहीं है। तो वेलेज़ली ने कहा कि सबसे पहले हम सेंसर करेंगे, समाचार पत्रों को हम पहले ही देखेंगे और पूर्व होगा ये, यानी आपको छापने से पहले सरकार को दिखाना होगा कि क्या आप छापने जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से जो व्यक्ति इसके लिए अथराइज किया गया वो था सचिव। सरकार का जो सचिव था, उसमें सचिव को अथराइज किया गया कि आप जो है प्रत्यक्षण करवाएंगे, यानी सेंसरशिप करवाएंगे। द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। ये एक्ट कौन लेकर के आया था? तो ये एक्ट लेके आया था लॉर्ड वेलेज़ली। ये उस समय का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। ये उस समय का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल। जब ये सेंसरशिप लेकर के आया तो इसमें इसने कहा कि जो सचिव है, सरकार का सचिव, उसके पास आपको छापने से पहले, किसी भी अखबार को छपने से पहले ही सेंसर करवाना होगा। तो इसमें कहा गया कि आपको इसमें मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी, यानी पेपर का मुद्रण कौन कर रहा है, प्रकाशक कौन है, स्वामी कौन है, इसको आपको स्पष्ट छापना होगा। स्पष्ट छापना होगा। एक चीज़ तो ये कहा, ऐसा इसलिए करवाया गया ताकि किसी भी समाचार पत्र में ये अनुमान लगाया जा सके कि इसको कहाँ से निकाला जा रहा है, कौन इसको छाप रहा है, यानी एक स्पष्ट मालिकाना हक किसका है। तो पेपर में छपेगा, इसको छापना पड़ेगा आपको। इसके बाद में आपको जो है प्री सेंसर करवाना होगा, यानी कि आप कह सकते हो पूर्व प्रत्यक्षण, यानी प्री सेंसरशिप।
पहले ही जांच करवाना होगा। और किसके पास करवाना होगा? ये सरकार के सचिव के पास में, सरकार के सचिव यानी उनका जो सचिव होता था उसके पास आपको पेपर पहले ही चेक करवाना होगा। तो इसमें जो है ये 1799 में इसको लेकर के आया, शुरुआत में समाचार पत्रों पर लगाया गया। इसके बाद 1807 में इसको पत्रिकाओं और पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया। 1807 में इसको क्या किया गया? इसको पत्रिकाओं में तथा पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया। पुस्तकों पर भी, उसमें भी कहा गया कि मालिक का नाम भी छापना पड़ेगा आपको और पुस्तक को पब्लिक करने से पहले आपको सरकार से चेक करवाना पड़ेगा। लेकिन ये सब बहुत दिन तक चल नहीं पाया, इसका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा था। तो बाद में 1818 में जो हेस्टिंग्स था उस समय, हेस्टिंग्स, ये वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसने जो है इसे रद्द कर दिया था, रद्द कर दिया। तो यहाँ से आपके प्री के दृष्टिकोण से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि समाचार पत्रों का जो पत्रेक्षण, पत्रेक्षण शब्द हिंदी का है, इसका आप सेंसरशिप भी लिख सकते हैं, सेंसर करना, पूर्व निरीक्षण करना। ये अधिनियम 1799 में कौन लेकर के आया था? तो इसमें लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आपको जरूर याद रखना है। और दूसरी चीज़, एक तो आपको लॉर्ड वेलेस्ली का नाम रखना है कि सबसे पहले ये लेके आया था, और इसको निरस्त किसने किया था? तो 1818 में हेस्टिंग्स जो था उसने इसे निरस्त कर दिया था, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। क्योंकि इसमें देखिए जो पूर्व पत्रेक्षण वाली बात है, तो कोई पुस्तक हो, पुस्तक को आपने मान लिया पूरा तैयार किया छपने के लिए, उसके बाद उसको जांच के लिए भेजा, उसमें महीनों लग जाते थे, किसी को टाइम है किसी को नहीं टाइम है, उसके बाद उसमें वो तमाम करेक्शन कर देते थे, और उस प्रेस में जो है, उस समय के प्रेस में ये सब बहुत माथापच्ची का काम हो जाता था। तो इसलिए इसका विरोध भी हो रहा था, तो हेस्टिंग्स ने जो है इसे निरस्त कर दिया था। तो ये एक्ट है, 1818 में इसको निरस्त किया गया। लेकिन ये वो समय था जिस समय अब राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक भी जो है समाज में तमाम प्रकार की जागरूकता फैलाने के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू कर रहे हैं यहाँ से, और एक राष्ट्रवादी पत्रकारिता का जन्म होने लगा था इस समय तक, 1820 के आसपास तक। जब आप जानते हैं कि 1820 के आसपास तक आते आते समाज सुधार जो है गति पकड़ने लगे थे समाज में, और राजा राम मोहन राय और अनेक समाज सुधारक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिशें करने लगे थे। तो इसी दौरान जो है इनको लगा, कंपनी को लगा, अभी कंपनी का ही शासन था, तो कंपनी के गवर्नर जनरल जो थे, बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय एडम्स, 1823 में एडम्स को लगा कि क्यों ना प्रेस को हम एक लाइसेंसिंग सिस्टम से जोड़ दें। यानी इतने सारे पत्र निकलने लगे, देसी भाषाओं में भी निकलने लगे, तो उन्होंने कहा कि इसको एक लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, ताकि लोग लाइसेंस लें और उसके बाद ही प्रेस की स्थापना करें। तो एक ये एक्ट लेकर के आए। ये तो बिना लाइसेंस के अभी तक चल रहा था, और ये लाइसेंसी राज का यही शुरुआत है। यहीं से माना जाता है कि हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस बांटने की प्रक्रिया अंग्रेज़ों ने शुरू की थी, और वो आज तक अनवरत जारी है। कुछ भी करना हो आपको सरकार से लाइसेंस लेना होता है, इसके लिए लाइसेंस, उसके लिए लाइसेंस, हर चीज़ के लाइसेंस। इसको कभी कभी लोग कहने लगते हैं कि सरकार का लाइसेंस राज चल रहा है, हर चीज़ के लिए लाइसेंस बांटा जा रहा है। तो पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए भी लाइसेंस की जो व्यवस्था लेकर के आया, वो एक दूसरा नियम था, उसको कहा गया अनुज्ञप्ति नियम। हिंदी में लाइसेंस को अनुज्ञप्ति कहा जाता है, अनुज्ञप्ति लाइसेंस नियम था ये। लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। इसको कौन व्यक्ति लेकर के आया? तो इसको लाने वाले व्यक्ति थे उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स इसको लेकर के आया। इसमें कहा गया कि अब समाचार पत्र तो अलग बात हो गई, हम प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं लगाने देंगे।
प्रिंटिंग प्रेस तभी लगेगा, जब प्रिंटिंग प्रेस लगेगा तभी तो अखबार और किताब छपेगा। तो पहले हम प्रिंटिंग प्रेस पर ही लाइसेंस लगा रहे हैं, जो हैं वो लोग लाइसेंस लें और जो नया लगाना चाहते हैं वो भी लाइसेंस लें। और ये लाइसेंस कौन देगा? ये गवर्नर जनरल लाइसेंस देगा, और गवर्नर जनरल के पास शक्ति रहेगी कि वो किसी को लाइसेंस दे या ना दे, या किसी का लाइसेंस निरस्त कर दे, या फिर से उससे पंजीकरण के लिए आवेदन मांग ले कि आप फिर से लेके आइए, समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर इस अनुज्ञप्त नियम में क्या बताया गया? इसमें कहा गया कि प्रेस के लिए लाइसेंस चाहिए होगा आपको, प्रेस के लिए लाइसेंस लेना होगा। और ये लाइसेंस कौन देगा? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के पास में ये शक्ति रहेगी कि लाइसेंस वो दे या ना दे। और इसके साथ साथ ही एक प्रावधान और किया गया कि आप ये लाइसेंस तो लेंगे, लाइसेंस के साथ साथ आप जो है एक जमानत राशि भी जमा करेंगे, तभी तो लाइसेंस मिलेगा, फ्री थोड़ी बट रहा था। तो वो जमानत राशि आप जमा करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेंगे। और यदि आप किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं, सरकार के खिलाफ लिखते हैं, या सरकार को लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, आपका प्रेस भी जब्त किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया कि आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, और इसमें नियमों का उल्लंघन करने पर, नियमों के उल्लंघन पर इसमें कहा गया जुर्माना या कारावास और प्रेस जब्त, प्रेस आपका जब्त कर लिया जाएगा। अब इस जो अनुज्ञप्त नियम था, इसमें जो पहला अखबार फंसा वो था मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय उस समय मिरातुल अखबार का नया नया प्रकाशन शुरू किए थे, और मिरातुल अखबार जो है इस अनुज्ञप्ति नियम के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई हुई और उसको प्रतिबंधित किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 में सबसे पहले कौन सा अखबार शिकार हुआ था इसका? तो यहाँ पर आप लिखें कि इसमें जो है मिरातुल अखबार। आप बताइए मिरातुल अखबार जो है वो किस भाषा में निकाला जाता था? मिरातुल अखबार पर कार्रवाई हुई। ये राजा राम मोहन राय का पत्र था, राजा राम मोहन राय। आपको इसकी भाषा बतानी है कि ये मिरातुल अखबार कब निकाला गया था और किस भाषा में निकाला जाता था। राजा राम मोहन राय का ये अखबार था, इस पर जो है कार्रवाई हुई। और आपको हमने बताया था कि एक थे बर्किंघम, एक व्यक्ति थे, व्यापारी थे एक्चुअल में, उनका नाम था बर्किंघम। बर्किंघम जो है ये स्वतंत्र पत्रकारिता के समर्थक थे। ये क्या थे? ये स्वतंत्र, ये चाहते थे सब निर्भीक होकर लिखें, चाहे सरकार के खिलाफ लिखें, जो सत्य हो वो लिखें। तो ये स्वतंत्र पत्रकारिता चलाना चाहते थे और चला भी रहे थे। इन्होंने एक अखबार निकाला था, वो हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि बर्किंघम ने एक अखबार निकाला था। उस अखबार का नाम आप बताएं कमेंट करके कि वो कौन सा अखबार था जिसमें इन्होंने दो चीज़ें की। एक तो इन्होंने जनता की आवाज़ उठाई, और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि पत्रकारिता जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरित होकर बहुत से लोग ये स्वतंत्र बातें लिखना शुरू कर दिए, और उसके बाद में ये इस तरह के एक्ट जो है उन पर कार्रवाइयाँ करने लगे। तो बर्किंघम थे, ये स्वतंत्र पत्रकारिता के समर्थक थे, तो इन पे भी कार्रवाई की गई, और इनको क्या किया गया? तो अंग्रेज ही थे, तो इनको इंग्लैंड भेज दिया गया, इंग्लैंड वापस कर दिया गया इनको। इन पे कार्रवाई करके इनका प्रेस वगैरह सब बंद करा के और इनको भी इंग्लैंड रुखसत कर दिया गया। तो यहाँ पर जब इस तरह के नियम आने लगे तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने जो है इसके खिलाफ जो है कुछ एक्शन लिया, लिख करके पत्र भी भेजे और कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले किस भारतीय ने जो है आवाज़ बुलंद की थी? तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने चूँकि लिखित रूप से कार्रवाई की थी, पत्र वगैरह भेजे थे इंग्लैंड, तो राजा राम मोहन राय का नाम आप दे सकते हैं। तो ये अनुज्ञप्त नियम था। यहाँ से लाइसेंस लेने की परंपरा
शुरू हो गई और ये चलता रहा। 1823 का समय था। इसके बाद आपको पता है कि इसके बाद 1830 के बाद में कुछ उदारवादी समय आया, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बना, तो वो थोड़ा उदारवादी था। उसने नियमों में कुछ छूट वगैरह प्रदान की। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक पत्रकारिता के प्रति कैसा व्यवहार रखता था। तो वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। वो पत्रकारिता के प्रति उदासीन रहा। उसने बहुत ज़्यादा एक्शन भी नहीं लिया, लेकिन पत्रकारिता के लिए बहुत ज़्यादा कोई कार्य भी नहीं किया उसने विकास के लिए। और उसी समय एक विधि सदस्य भी आया था और लॉर्ड मैकाले पत्रकारिता की स्वतंत्रता का समर्थक था। और चार्ल्स मेटकाफ जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद में गवर्नर जनरल बन के आया 1835 में उसने जो है एक एक्ट लेकर के आया जिससे भारत की प्रेस को उसने स्वतंत्रता प्रदान की। इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है कि वो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसको जानते हैं, तो वो था चार्ल्स मेटकाफ, क्योंकि उसने एक एक्ट लाया और ये सब जो नियम थे ये रद्द करवा दिए उसने और प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की। तो उसके विषय में हम देखेंगे। जो तीसरा पॉइंट है वो एक्ट है चार्ल्स मेटकाफ का लाया हुआ। आप दो व्यक्तियों के नाम लिख लें क्योंकि कभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पत्रकारिता या प्रेस के संदर्भ में इसका कैसा रिएक्शन था। तो ये उदारवादी था। ये पत्रकारिता के संदर्भ में अगर देखें तो ये उदारवादी था। उदारवादी मतलब ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं था कि प्रेस पे कोई प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ ज़्यादा एक्शन ले। और एक विधि सदस्य जो लॉर्ड मैकाले हैं, आप इनके विषय में खूब पढ़े होंगे। लॉर्ड मैकाले ये विधि सदस्य के रूप में आए थे। अगर आप कमेंट कर सकें तो आप बताएं कि लॉर्ड मैकाले किस एक्ट के तहत जो है वो विधि सदस्य के रूप में आए थे बन करके। तो लॉर्ड मैकाले की पत्रकारिता के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थक व्यक्ति था। ये कहता था पत्रकारिता जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र पत्रकारिता समर्थक था ये। और अब देखिए ये व्यक्ति भी समर्थक है, भले ही ये समर्थन के लिए बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये व्यक्ति भी समर्थक है। तो इसके बाद कुछ माहौल बना इंडिया में और चार्ल्स मेटकाफ आया। चार्ल्स मेटकाफ जब आया तो उसने एक एक्ट पारित किया और उसने भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। तो इसके बाद में जो एक्ट हमें पढ़ना है तीसरा वो है लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इंडियन प्रेस को लिबर्टी मिलने वाली है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से क्या किया गया कि भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके माध्यम से क्या हुआ, भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्योंकि आप देखते हैं कि ये समय ऐसा आ गया था अब कि अब वो पूर्ण रूप से राजनीतिक कार्य करने लगे थे। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण तरीके से एक राजनीतिक बॉडी में तब्दील कर दिया गया था ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, और उनका व्यापार वगैरह सब खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर वो चाहते थे कि एक थोड़ा सा माहौल बनाया जाए ताकि जो है अपने साम्राज्य को और सुगठित तरीके से चलाया जा सके। तो इसलिए भारतीय प्रेस को उन्होंने स्वतंत्रता देने की कोशिश की 1835 के समय में। क्योंकि ये समय ऐसा है जिस समय भारत में जागरूकता फैल रही है, अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रारंभ हो रहा है और समाज में सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार के आंदोलन चल रहे हैं। ऐसे में लोग बहुत जागरूक हैं और
अगर सरकार कोई प्रतिक्रियावादी कदम उठा रही थी तो अब उसका लोग विरोध करना शुरू कर दिए थे 1835, क्योंकि ये उबाल 1857 में जाके निकला। तो ये दौर ही ऐसा था जिसमें सरकार को भी बहुत फूंक फूंक के कदम रखने पड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बात बिगड़ती चली गई और 1857 तक आते आते वो उबाल जो है एक ब्लास्ट के रूप में सामने दिखाई पड़ा। तो भारतीय प्रेस को इन्होंने थोड़ा बहुत स्वतंत्रता प्रदान की और इसीलिए जो ये लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट, अच्छा यहाँ पे गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल का नाम आप नोट करें, ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। देखिए इतने से ही इनको मुक्तिदाता कह दिया गया, क्योंकि इसके पहले 2 एक्ट आए जिन्होंने प्रतिबंध लगाने की पूरी कोशिश की थी, तो इसने वो सब नियम रद्द कर दिए थे। मुक्तिदाता क्यों कहा गया था इसको? उसका कारण ये है कि इसने जो इसके पहले एक्ट लाया गया था जिसमें लाइसेंसिंग वगैरह सिस्टम बनाया गया था 23 में, इसने जो है 1823 के नियम रद्द कर दिए। इसीलिए इसको जो है इस एक्ट के माध्यम से इसने रद्द किए, इसीलिए इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब यहाँ से प्रेस थोड़ा बहुत स्वतंत्रता के साथ लिखती रही, लेकिन परिणाम सामने आया। 1857 की क्रांति हुई और 1857 के समय प्रेस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर से जो है वही एक्ट वापस लेकर के आया गया, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857, जिसको इसने रद्द कर दिया था। तो अगली जो पॉइंट आप लिखेंगे, फिर से लाया गया अनुज्ञप्ति, लाइसेंसिंग वाला अनुज्ञप्ति अधिनियम पुनः लागू। कब? 1857 में। अब यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1857 में इसको पुनः लाने की वजह क्या रही होंगी, इसको आप बखूबी जानते हैं कि 1857 में बहुत बड़ी क्रांति भारत में हुई। भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष था जिसको अंग्रेज़ों ने एक विद्रोह के रूप में समझा, और चूँकि वो समझ रहे थे कि एक बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा है और इसमें पत्र पत्रिकाओं का भी जो है हाथ है, क्योंकि उन्होंने लोगों को भड़काया है, तो उन्होंने फिर से जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। और वही एक्ट जो चार्ल्स मेटकाफ ने निरस्त कर दिया था 1823 वाला, उसी को जो है फिर से पुनः लागू कर दिया गया 1857 में। 1 साल के लिए रहा, 1858 तक ये सब कुछ चला। उसके बाद में क्रांति भी समाप्त हो गई और यहाँ पर कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया। जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो सत्ता आ गई ब्रिटेन क्राउन के हाथ में। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाए रखा। अभी इन्होंने कोई ज़्यादा प्रेस के खिलाफ विशेष एक्शन नहीं लिया। लेकिन आपको पता है कि इसी दौरान ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश और एक अमृत बाजार पत्रिका, इस तरह की पत्रिकाएं आ गई जिन्होंने राजनीतिक जो है बहुत ज़्यादा लिखना शुरू किया। खास करके बंगाल और कलकत्ता के क्षेत्र में देसी भाषाओं में बहुत कुछ लिखा जाने लगा और सरकार की अब खुले मुख से आलोचनाएं भी प्रारंभ हो गई थीं। 1857 की क्रांति के बाद में कुछ ज़्यादा ही राष्ट्रवाद उबाल मारने लगा था देश में। तो इसके बाद में काफ़ी कड़े कड़े नियम जो है ब्रिटेन की सरकार लेकर के आई भारत में। तो उन पर नज़र हम डालेंगे। ये यहाँ तक 1857 तक हमने देखा। तो 1857 तक हमने 2, 3, 4 चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा कि सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने सिर्फ इतना लेकर के आया था, वो लाइसेंस वगैरह नहीं लेके आया था। वो कहता था कि आप छापने से पहले जांच करा लीजिए, यानी सेंसरशिप 1799 में। और उसके बाद उसने कहा, उसमें ये भी कहा गया कि जो प्रकाशक वगैरह हैं, मुद्रक वगैरह हैं, वो सब अपना नाम पता उसमें स्पष्ट रूप से छापें ताकि सरकार को पता चल सके कि ये पेपर कौन निकाल रहा है, कहाँ से निकल रहा है। उसके बाद में आपने देखा कि एडम्स ने अनुज्ञप्ति अधिनियम लाया 1823 में। 1823 के अनुज्ञप्ति अधिनियम का विरोध भी हुआ। उसके बाद में मेटकाफ ने जो है लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट ला करके अनुज्ञप्ति अधिनियम को ख़त्म कर दिया। 1857 में पुनः इसको कुछ समय के लिए लागू किया गया, 1-2 वर्ष के लिए। और उसके बाद में ब्रिटेन की सरकार जो है जो एक्ट लेकर के आई, अब वायसराय के द्वारा, यानी अब ब्रिटिश सत्ता आ गई 1857 की क्रांति के बाद में 1858 से।
और फिर जो एक्ट लाए गए वो कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल मचाने वाले थे। उसमें एक जो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का नाम आता है, क्योंकि वो विशेष करके भारतीय जो देसी भाषाएं थी उन्हीं को प्रतिबंधित करता था। तो उसके पहले एक और एक्ट हम पढ़ेंगे। वर्नाक्यूलर के विषय में पढ़ने से पहले हम एक एक्ट पढ़ेंगे, पंजीकरण अधिनियम 1867। अब ये ब्रिटेन की सरकार एक स्पेशल लेके आई, उसका नाम था पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। अब पंजीकरण कराना होगा आपको। पंजीकरण अधिनियम 1867। आप कह सकते हो कि ब्रिटेन की सरकार जब यहाँ पर काबिज हुई, ब्रिटेन की सत्ता, सीधी सत्ता जब काबिज हुई, अब कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई, तो ये उनके द्वारा लाया गया पहला प्रतिबंध था प्रेस पे। अब इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। प्रेस चलाने के लिए, समाचार पत्र चलाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये विशेष करके जो लाया गया था, ये रेगुलेट करना चाहते थे। ये चाहते थे कि हम प्रतिबंध तो बाद में जैसा अवसर होगा वैसा करेंगे, लेकिन हम पहले तो समाचार पत्रों को रेगुलेट करें, नियमित करें। तो ये विशेष करके किस लिए लाया गया था? ये लाया गया था समाचार पत्रों के नियमन के लिए, नियमन, रेगुलेशन के लिए इसको लेकर के आए। इसमें इन्होंने क्या कहा कि इसमें आपको जो है मुद्रक का नाम, मुद्रक, संपादक, प्रकाशक, स्थान आदि छापना होगा। यानी जो आप पेपर छापोगे उसमें कौन प्रिंटिंग प्रेस वाला है, कौन उसका एडिटर है, कौन उसका पब्लिशर है और कहाँ से वो छप रहा है, ये सब कुछ पेपर में तो आप छापोगे ही। ये शुरू से पहले वेलेजली भी इसने यही कहा था। तो कहा ये तो आपको छापना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पंजीकरण करवाना होगा। और एक प्रति जो भी आप छापोगे, पुस्तक, पत्रिका या अखबार, उसकी एक प्रति, यानी कि सामग्री की एक प्रति जो भी आप छापोगे कि एक प्रति, एक कॉपी सरकार को देनी होगी। सरकार को 1 माह के अंदर, 1 माह के भीतर देनी होगी। अब देखिए, 1 माह के भीतर आप एक वहाँ पहुँचाइए, रिकॉर्ड बनेगा उसका, यानी वो रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी। भले उसको सरकार नहीं पढ़े, लेकिन जैसे ही कोई शिकायत आएगी, कोई कंप्लेन आएगी, कोई मैटर, उसको कोई भी प्रेस बंद कराना होगा तो उसके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने क्या छापा था। तो एक प्रति वहाँ पर जमा कराइए, यानी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रूम बनाया गया जहाँ पे वो चीज़ें रखी जाएंगी। और प्रेस से भी कहा गया कि आप भी अपना जो भी मटेरियल छापते हैं उसकी एक एक प्रति आप रखेंगे सुरक्षित, ताकि मौका पड़ने पर हम जांच कर सकते हैं। तो सामग्री की एक प्रति सरकार को देनी होगी, रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा। ये था पंजीकरण अधिनियम 1867। लेकिन इतने से बात नहीं बनी, क्योंकि इसमें दंड देने का प्रावधान भी जोड़ा गया बाद में 1870 में। 1870 में कहा गया कि यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आईपीसी की धारा, आईपीसी तैयार हो चुका था उस समय, तो आईपीसी की धारा 124 और 124A इसमें जोड़ दिया गया कि दंड का भी प्रावधान रहेगा। तो इसमें, इसी नियम में 1870 में आईपीसी की 124 और 124A जोड़ दिया, और इसके द्वारा जो है सजा का प्रावधान भी इसमें जोड़ दिया गया था। तो ये तो चलता रहा 1867 के समय में। और इस समय अमृत बाजार पत्रिका और सोम प्रकाश जो पेपर थे, अब ये तो यहाँ पे नियमों का उल्लंघन तो वो कुछ कर नहीं रहे थे, वो तो नियम से ही निकाल रहे थे। ये था कि सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे थे वो। लेकिन जो लॉर्ड लिटन आया, लॉर्ड लिटन ने कहा कि ये सरकार की जो किरकिरी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लॉर्ड लिटन के समय में हमने आपको बताया कि एक अकाल भी पड़ गया और उसने दिल्ली में एक दरबार भी लगवा दिया 1877 में। जब 1877 में दरबार में बहुत सा पैसा खर्च किया गया, तब भी जो है पत्रिकाओं ने बहुत से सरकार पे आरोप लगाए, क्वेश्चन किए
और सरकार की खूब जो है पोल पट्टी भी खोली, आलोचना की कि सरकार ऐसे जो है पैसा बर्बाद कर रही है और जनता त्राहि त्राहि मची हुई, यानी जो भी लिख सकती थी मीडिया। सोम प्रकाश था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और अमृत बाजार पत्रिका निकलती थी, ये दोनों बंगाली में निकला करते थे। तो लॉर्ड लिटन का जो है पहला एक्शन जो था वो था कि देसी भाषाओं में जो अखबार निकलते हैं इन पर सबसे पहले प्रतिबंध का शिकंजा लगाया जाना चाहिए। तो उसने एक भेदभाव की नीति अपनाते हुए अंग्रेजी भाषा के अखबारों को सहूलियत में रखा, और जो देसी भाषा के अखबार थे, वर्नाकुलर्स थे, भारतीय भाषाओं में, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट जो है करके आया, जो बहुत फेमस है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उसके विषय में हम देखें। ये पंजीकरण अधिनियम आ चुका था, और पंजीकरण अधिनियम के बाद में जो सबसे, जिसको प्रेस के लिए सबसे कुख्यात एक्ट माना जाता है और एग्जामिनर्स का भी फेवरेट क्वेश्चन वो रहता है, तो वो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1778। इसको आप कह सकते हो देसी भाषा या भारतीय भाषा, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम 1878, सॉरी ये 1700 नहीं 1878 है, 1878। तो इसमें वर्नाक्यूलर जो लैंग्वेजेस थी, देसी लैंग्वेजेस, उन अखबारों के लिए कुछ नियम बनाए गए कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, यानी जो मजिस्ट्रेट को पावर दी गई कि मजिस्ट्रेट इन सभी प्रेस वालों, जितना भी उस एरिया में, उसके ज़िले में जितने भी प्रेस हों देसी भाषाओं के, बंगाली है, उर्दू है, हिंदी है, तमिल, जो भी हैं, उन सबको वो बुलाए और उनसे एक बांड भरवाए, शपथ पत्र जमा करवाए, और उनसे एक जमानत राशि जमा करवा ले, और उनको बांड में ये लिखवाया जाए कि वो किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ नहीं लिखेंगे, कुछ भी भड़काऊ नहीं लिखेंगे, हिंसात्मक नहीं लिखेंगे, और अगर ऐसा कुछ उन्होंने भी प्रकाशित किया, नियम को तोड़ा, तो उनकी जमानत जब्त कर ली जाएगी, उनका प्रेस जब्त कर लिया जाएगा, और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और मजिस्ट्रेट जो भी निर्णय कर देगा वो निर्णय उनको मानना होगा, उस पर वो अपील भी नहीं कर सकते, यानी नो अपील, मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा। तो ये इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में, तो इसकी विशेष बात जो थी, इसको लेकर के आया लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, इसके समय में हमने आपको बताया था कि एक तो अकाल पड़ा था 1876 से 78 के बीच में, और एक तो इसने दिल्ली दरबार लगवाया, दिल्ली दरबार इसने 1877 में लगवाया। इन दोनों की वजह से क्या हुई, आलोचना बहुत हुई, आलोचना होने लगी, इन दोनों के कारण आलोचना हुई, क्योंकि इसमें इसने बहुत पैसा खर्च किया और इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की गई। तो आलोचना करने में दो पत्रिकाएं बहुत आगे थी। हमने आपको बताया था कि एक पत्रिका थी, आलोचना कौन कर रहे थे, एक अमृत बाजार पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका, ये लगे हुए थे, पूरा जोर लगाए हुए, और एक थी सोम प्रकाश। आप कमेंट करके बताएं कि अमृत बाजार पत्रिका कौन निकालता था और सोम प्रकाश कौन निकालता था, आपको पीछे सब कुछ बता चुके हैं हमें। तो इन दो पत्रिकाओं से इतना ये चिढ़ गया, तो इसने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आया, यानी विशेष करके देसी भाषाओं पर ही गाज गिरेगी इसकी। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि आपको किसको पावर दी गई, सबसे पहले देखें कि जो मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट जो है, देसी जो समाचार पत्र हैं, देसी समाचार पत्र यानी जो हिंदी अंग्रेजी के अलावा जितनी भारतीय भाषाएं हैं, देसी समाचार पत्रों के प्रकाशकों, संपादकों, जो भी मालिक हो, से एक बांड भरवाए। इससे क्या करेगा, से एक बांड भरवाए, बांड।
भरवाए और एक जमानत राशि जमा करा सकता है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर है कैसे वो डील करता है। और इसमें कहा गया कि कोई भी आपत्तिजनक, यानी उसमें लिखना उनको क्या होगा, कोई भी आपत्तिजनक का मतलब है जिससे सरकार नाखुश हो जाए, और सरकार की बुराई करोगे तो नाखुश हो जाएगी। सरकार जब कुछ भी नाखुश होना चाहता है, जो आपके ऊपर एक्शन करना ही चाहता है, तो वो ऐसे भी एक्शन कर सकता है कि आप उसको मीठा खिलाओगे तो कहेगा आपने मुझको मीठा खिला दिया, मुझे मारना चाहते हो, डायबिटीज़ करना चाहते हो। अगर मीठा नहीं दोगे तो वो कहेगा कि आप मुझे जो है मीठा नहीं दे रहे हो, मेरी सेवा नहीं करना चाहते हो। तो अगर जो आपसे नाखुश ही होना चाहेगा वो तो कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेगा। तो इसमें कहा गया कोई भी आपत्तिजनक सामग्री छापने पर जिस पे सरकार को आपत्ति होगी या नियमों का उल्लंघन करने पर, बहुत से इसमें नियम कानून थे, नियमों का उल्लंघन वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, करने पर इस पर क्या होगा, इस पे जो है कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या किया जा सकता है, आपकी जमानत, प्रेस जब्त किया जाएगा, प्रेस भी जब्त किया जाएगा, जमानत भी आपकी जब्त की जाएगी। और मजिस्ट्रेट का जो भी निर्णय होगा, मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा। अंतिम का मतलब है नो अपील। आप आगे अपील भी नहीं कर सकते हैं कि हम दूसरे कोर्ट में जाके हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो मजिस्ट्रेट का ही इसमें अंतिम पावर दे दिया गया कि इसके आगे बात नहीं बढ़ी जाएगी। मजिस्ट्रेट जो भी सज़ा देगा, वो जमानत और प्रेस जब्त करे, जो भी वो सज़ा देना चाहे वो दे सकता है। तो इसमें जो विशेष बात थी वो थी कि यह केवल देसी भाषाओं पर लागू था, यह केवल देसी भाषा के पत्रों पर लागू था। और यही सबसे ज़्यादा भड़काने वाली बात थी कि ये तो भेदभाव था। अगर आप एक ही जैसा कानून बनाते सबके लिए तो ठीक था, लेकिन ये जानबूझ करके सिर्फ भारत के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए ही ऐसा निकाला गया था। इसको कहा गया कि ये तो गला घोंटने वाला है, इसको गला घोंटू गैगिंग एक्ट कहा गया, गला घोंटू एक्ट, मुंह बंद करने वाला एक्ट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि ये आकाश से गिरने वाला वज्रपात है। पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, नोट करें इसको क्या क्या कहा गया। इस वर्नाकुलर पेस्ट को क्या कहा गया, गला घोंटू। इसको लोग कहते थे गला घोंटू एक्ट है, एक्ट, या मुंह बंद करने वाला, मुंह बंद करने वाला एक्ट। इंग्लिश में इसको कहेंगे गैगिंग एक्ट। इस तरह से लोग इसको संबोधित करते थे, पेपर में छापते थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको कहा कि आकाश से गिरने वाला वज्रपात है ये। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने कहा इसी एक्ट के विषय में। पूछा जाता है किस एक्ट के लिए इन्होंने कहा था, आकाश से गिरने वाला वज्रपात, बिजली, वज्रपात। इस तरह से ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, इसने कई पत्र पत्रिकाओं पर एक्शन लिया। तमाम पत्र पत्रिकाओं इसके जो है कार्रवाई के दायरे में आई, लेकिन इसमें जो सबसे फेमस पत्रिका है वो थी सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पे कार्रवाई हुई। सोम प्रकाश पत्रिका पर इसके द्वारा कार्रवाई की गई, इसी एक्ट। ये सीधे क्वेश्चन बनेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की सबसे पहली भुक्तभोगी पत्रिका यानी पहली शिकार वो थी सोम प्रकाश पत्रिका। और दूसरी शिकार, जैसा कि उद्देश्य ही था अमृत बाजार पत्रिका, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका बच गई थी। और हमने आपको बताया था कि ये बंगाली से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई। रातों रात में सारा सेटअप ही बदल दिया। जब छापा डालने गए होंगे तो उनको दिखाया हो गया हो कि ये तो मेरी अंग्रेजी में हो गई पत्रिका, और ये एक्ट तो देसी भाषाओं पर है, तो ये बच गए थे। तो ये भी आप नोट कर लेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका जो है, इसके साथ क्या हुआ था, ये बंगाली से अंग्रेजी में तब्दील हो गई, अंग्रेजी में हो गई। पीछे भी आपको बता दिया था मैंने। इन दो पत्रिकाओं के प्रकाशकों के संपादकों के नाम आप बताइए कौन इसको निकालता था। तो ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसकी बहुत ज़्यादा बुराई हुई, इससे
जैसा लिटन चाहता था कि वो कुछ थोड़ा बहुत जो है जो राष्ट्रवाद फैल रहा है, राष्ट्रवादी विचारधारा, उसको दबा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा दांव पड़ गया। और इस सब एक्शन की वजह से और ज़्यादा भारत के लोग बिगड़ गए, सरकार से चिढ़ गए और ज़्यादा अखबारों में उनके खिलाफ लिखा जाने लगा। और ज़्यादातर तमाम अखबार अंग्रेजी में भी भारतीय लोग निकालते थे, उसमें भी वो सब चीज़ें लिखी जाने लगी। तो इसके बाद लॉर्ड लिटन के बाद में लॉर्ड रिपन जो है वो गवर्नर जनरल या वायसराय बन करके आया और 1882 में उसने इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये ख़त्म करना ही था, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। तो इसको ख़त्म करने वाले व्यक्ति का नाम भी आपसे पूछा जाता है। 1882 में किसने? लॉर्ड रिपन। इसके बाद लिटन के बाद रिपन आ गया था, लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। ये इसको मोटा मोटा नीचे लिख लीजिए हेडिंग की तरह। इसको समाप्त करने और लागू करने दोनों व्यक्तियों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो उस दौरान इस चीज़ को तो खैर कंट्रोल कर लिया गया, ये एक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन फिर आप देखते हैं कि कांग्रेस की भी स्थापना हो गई थी और शुरुआत में कांग्रेस के सदस्यों ने तो उदारवादी जो है नेचर दिखाया और उदारवादी तमाम नेता भी थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारी विचारधारा या उग्र विचारधारा के लोग भी कांग्रेस में पहुंचने लगे और इनका खेमा भी लाल बाल पाल। आप कमेंट करके बताइए कि लाल बाल पाल कौन लोग थे। तो लाल बाल पाल जैसे लोग तमाम कांग्रेस में आ गए और जैसे ही बंगाल के विभाजन का समय आया 1905 में, 1905 के समय जब बंगाल के विभाजन की लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की, तो उस समय पत्रकारिता बहुत क्रांतिकारी हो चुकी थी और उस समय 2-3-4 पत्र ऐसे थे जो बहुत क्रांतिकारी बातें लिख रहे थे और क्रांतिकारी आंदोलन भी उस समय जो है बंगाल और महाराष्ट्र के क्षेत्र में उदय हो चुका था। क्रांतिकारी पत्रों में एक युगांतर पत्र था, एक भवानी मंदिर था, एक संध्या पत्र था और एक वंदे मातरम पत्र था। ये बहुत चर्चित थे उस समय। भवानी मंदिर तो गुप्त रूप से वितरित होती थी, लेकिन संध्या, युगांतर और वंदे मातरम एक पेपर के रूप में, एक पत्र पत्रिकाओं के रूप में छपते थे। तो सबसे पहले इनको कंट्रोल करने के लिए, क्रांतिकारी विचारधारा को कंट्रोल करने के लिए 1908 में फिर से एक एक्ट लाया गया, क्योंकि उस समय तक कोई एक्ट था नहीं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो ख़त्म कर दिया था रिपन ने, तो ऐसा कोई एक्ट नहीं था जिससे उन पत्रिकाओं पर कार्रवाई की जा सके। तो एक नया एक्ट फिर लाया गया। तो आप देखिए किस प्रकार से एक्ट बन रहे हैं, एक्ट फिर ख़त्म किए जा रहे हैं और जल्दी ही सरकार जो है वो भारतीयों की प्रतिक्रिया से परेशान हो जाती है और फिर से नया एक्ट लाने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन भारतीय हैं कि वो पीछे हटते ही नहीं हैं, फिर से नए नए तरीके खोज ही लेते हैं। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे हम बंगाल विभाजन के समय। देखिए, बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय 1906 में 3 पत्र हमने आपको बताए थे। आपको ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे नहीं देंगे, डिटेल आपको पता ही है। एक पत्र था संध्या, एक था वंदे मातरम और एक पत्र था युगांतर। ये 3 पत्रों के आप सभी जानते हैं कब किसने कैसे निकाला। तो संध्या, वंदे मातरम, युगांतर, ये 3 पत्रों से बहुत ज़्यादा सरकार को नाखुशी हो रही थी, क्योंकि इनके खिलाफ ही, सरकार के खिलाफ ही लिखते थे सब और क्रांतिकारी बातों को लिखते थे। तो यहाँ पर 1908 में एक एक्ट लाया गया, इंडियन प्रेस एक्ट, यानी भारतीय प्रेस एक्ट। समाचार पत्र अधिनियम 1908। प्रेस एक्ट के माध्यम से फिर से बिल्कुल वैसे ही प्रावधान लाने की कोशिश की गई जो पीछे लाए गए थे प्रतिबंध लगाने के लिए। तो इसमें क्या क्या कहा गया, इसमें कई चीज़ें बताई गई।
इसमें सब वही प्रावधान किए गए कि आपको सब कुछ छापना होगा, नाम वगैरह, वो तो सब पहले से ही छपता ही था। प्रतिबंध भी लगाए गए कि अगर आप कोई भी हत्या को भड़काने वाली खबर छापते हैं या कोई भड़काऊ लेख निकालते हैं, कविता निकालते हैं जिससे हिंसा भड़कती है, या क्रांतिकारी गतिविधियों संबंधी कोई न्यूज़ छापते हैं, यानी हर प्रकार से उन्होंने हर एक चीज़ को इसमें शामिल कर दिया, क्योंकि इनको ये पत्र बंद करने थे। तो जो भी इनमें निकलता था वो सब नियम में डाल दिया कि ऐसा करोगे तो हम पत्र बंद कर देंगे और प्रेस जब्त कर लेंगे। मेन चीज़ थी इसमें कि प्रेस भी जब्त कर लेंगे, जमानत जब्त करेंगे, जुर्माना भी लगाएंगे और सज़ा भी देंगे। इसमें सब कुछ किया गया। इसमें जो है, इसमें प्रेस जब्त के लिए कहा गया, इसमें प्रेस जब्त कर ली जाएगी, जमानत जब्त कर ली जाएगी और इसमें सज़ा का भी प्रावधान रहेगा। ये सब कुछ इसमें ले आइए, प्रेस जब्त भी उठा ले जाएंगे जो भी है। तो इसमें जो है ये तीनों पत्र आपसे पूछा जाता है, संध्या, युगांतर और वंदे मातरम, ये तीनों पत्र, इसमें तीनों पत्रों पर कार्रवाई की गई। कुल 9 पत्रों पर कार्रवाई की गई थी, 9 समाचार पत्रों पर, और 7 के प्रेस उसमें जब्त कर लिए गए थे। इन लोगों के भी सब प्रेस वगैरह जब्त कर लिए गए थे। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्रेस सरकार के खिलाफ लिख रही थी तो प्रेस को जब्त ही कर लेते थे वो। 1908 में ये बनाया और इतने से अंग्रेजों को संतुष्टि नहीं मिली। 1910 में इसमें और चीज़ें जोड़ी इन्होंने। 1910 में भारतीय प्रेस एक्ट, भारतीय प्रेस एक्ट लाया गया और पंजीकरण की राशि बढ़ाई गई। इसमें रखा गया कि जो पंजीकरण की राशि होगी, पंजीकरण के जो रुपया आपको पड़ेगा वो होगा 500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये, ये आपको देना पड़ेगा। और कि यदि किसी कारणवश आपका प्रेस जब्त हो जाता है या आपके ऊपर कार्रवाई होती है, आपका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है और आप फिर से पंजीकरण अगर कराना चाहते हैं दोबारा, तो दोबारा ये राशि और ज़्यादा होगी। यानी कि अगर किसी हालत में आपको दोबारा पंजीकरण कराना होगा, दोबारा पंजीकरण, तो वो 1000 रुपया मिनिमम होगा और फिर 10,000 तक, वो जैसा चाहेंगे उतनी फीस वो ले सकते हैं, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि कैसा आपका केस है। तो पंजीकरण राशि इस तरह से यहाँ पर बढ़ाई गई 1910 में। और इन दोनों के तहत 1, 2, 4, 10 नहीं, सैकड़ों समाचार पत्रों पर कार्रवाइयाँ की गई, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वसूली जो है सरकार को पैसे की हो रही थी। उस समय 2000, 10,000 रुपये लेना, और ये 10 कहने को 1000 था, लेते वो 10 ही 1000 थे। और सेकेंड टाइम सबको कराना ही पड़ जाता था। पहली बार वो जाके कुछ ना कुछ छापा मार के निरस्त ही कर देते थे, कोई ना कोई कार्रवाई कर ही देते थे। अब समाचार पत्र है तो कुछ लिखेंगे तो है ही, और सरकार को हर एक चीज़ पे आपत्ति थी। एक हो, पूरब को हो तो आपत्ति, पश्चिम को हो तो आपत्ति, तो आपत्ति तो थी ही, लाइसेंस निरस्त कर देते थे। और उसके बाद में वो पंजीकरण फिर से कराना पड़ता था, क्योंकि व्यक्ति का काम है, फिर से वो प्रेस है तो चलाएगा ही, तो फिर से वो 10,000 रुपये वसूलते थे। तो इस तरह से ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि किस प्रकार से महात्मा गांधी भी आए, आंदोलन शुरू हुए, तमाम पत्र पत्रिकाएं, एनी बेसेंट की तमाम सब चीज़ें हमने बताई थी। ये दौर जो था 1920 का, जब एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद जो है तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई, और उससे जो है एक रिपोर्ट देने को कहा गया कि ये जो प्रेस एक्ट वगैरह हैं, इनके संदर्भ में आप जांच करिए क्या एक्शन होनी चाहिए। तो 1921 में तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने सिफारिश की, और उसके आधार पर क्या हुआ उसे देखें। तो जो कमेटी बनी 1921 में सप्रू कमेटी, ये प्रेस की जांच के लिए बनी थी। किस लिए बनी थी? प्रेस की जांच। यही प्रेस एक्ट वगैरह जो आ रहे थे, इस पे इसको जांच करके रिपोर्ट देनी थी कि क्या होना चाहिए, आप बताएं। क्योंकि असहयोग आंदोलन भी बहुत चरम पे था 1920 का, और सरकार अब कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहती थी कि कोई सहूलियत निकाली जाए। तो ये जांच समिति बनाई गई, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने सिफारिश की
यानी इनकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पर ये दोनों एक्ट 1908 और 1910 ये रद्द कर दिए गए। 1908 और 1910 के जो एक्ट हैं वो रद्द कर दिए गए। ये इनकी सिफारिश थी। इसके बाद में एक दशक तक कोई विशेष एक्ट नहीं आया और उसके बाद में फिर 1931 में जो है फिर से जो है प्रेस पर एक प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट जो है लाना पड़ा सरकार को, क्योंकि 10 साल के बाद में 1930 में फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से चालू हो गया था। और जब कोई बड़ा आंदोलन चलता था तो प्रेस बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हो जाती नहीं और उसमें सरकार को प्रेस को भी दबाना पड़ता था। हर एक सरकार चाहती है कि अगर जनता कुछ ज़्यादा आवाज़ उठाए तो उसको किसी न किसी प्रकार से दबाया जाए। सरकार का नेचर होता है, आज भी होता है, पहले भी होता था। अब ये बात ज़रूर है कि किस स्तर तक कब होता था। तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रेस को दबाने की कोशिशें की गई। देखिए यहाँ पर भी 1908-10 ये समय सब था आंदोलन का, क्रांतिकारी आंदोलन का। इसके बाद में 1921 में रद्द कर दिए गए, लेकिन 1931 में फिर सरकार के सामने समस्या आ गई सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से, और फिर जो है एक आपातकालीन एक्ट लाना पड़ा इनको। इमरजेंसी में फिर से संकटकालीन उसको नाम दिया इन्होंने। अगर आंदोलन सबके पीछे एक्ट लाने के कारण हैं, ये जो 1908 और 1910 के एक्ट देखे ये क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए थे। इसके बाद में 1931 में आया एक्ट। 1930 में क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको आप डिटेल में पढ़ चुके हैं किस प्रकार से अंग्रेज इससे घबराए, और 1931 में प्रेस का मुंह बंद करने के लिए ये लेकर के एक एक्ट आए। उस एक्ट को कहते हैं संकटकालीन समाचार पत्र एक्ट। (1931) और इस एक्ट के माध्यम से 1910 वाले जो प्रावधान थे उनको फिर से जीवित कर दिया गया। 1910 वाले प्रावधान पुनः जीवित हो गए। 1910 एक्ट के प्रावधान पुनः जीवित, सब वैसे ही बना दिया, फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें कहा गया कि यदि आप कोई भी पत्र में या पत्रिका में या पुस्तक में कोई भी शब्द संकेत करते हैं या किसी हत्या की प्रशंसा करते हैं या उसके पक्ष में लिखते हैं या कुछ भी ऐसा भड़काऊ लिखते हैं जिससे प्रेरित होकर के लोग हत्याएं कर दें या दंगा फड़का दें, तो ऐसा कुछ भी करने पर जो है ये एक्ट के तहत उसमें सज़ा का प्रावधान किया गया था। तो इस तरह से इसके बाद में कोई और विशेष एक्ट नहीं है आपको पढ़ना, ये चलता रहा आज़ादी तक। और 1947 में फिर एक जो है जांच कमेटी बनाई गई जब भारत आज़ाद हुआ, और उस जांच कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि इस एक्ट को रद्द कर दिया जाए। और 1931 का ये एक्ट जो था वो आज़ादी तक चलता रहा था और 1947 में इसको रद्द कर दिया गया। अब आज़ादी के बाद में फिर जो है भारत में प्रेस के लिए क्या नियम कायदे कानून बने उसको हम आज़ादी के बाद भारत में देखेंगे, कैसे विकास हुआ शासन प्रशासन का। यहाँ तक हमने देखा कि ब्रिटिश शासनकाल, अब इसको आप एक लाइन में चाहे तो आप नोट कर लें कि 1947 में एक जांच समिति बनाई गई थी, जांच समिति, और इसने जो अपनी सिफारिश दी, रिपोर्ट दी, उसके आधार पर 1931 का जो एक्ट है उसको रद्द कर दिया गया। तो ये कहानी थी जो लॉर्ड वेलेस्ली 1799 से शुरू हुई। 1799 में वेलेस्ली पहला एक्ट लेकर के आया था और फिर बीच में इतने सारे एक्ट आए, जैसा जैसा जब माहौल रहा सरकार वैसा वैसा कदम उठाती रही। इस तरह से ब्रिटिश पीरियड में हमने 3 चैप्टर में ये देखा कि समाचार पत्र पत्रिकाओं का विकास कितना मुश्किल था, भारतीयों के लिए कितना मुश्किल था सरकार के सामने इस प्रकार से अपनी बातों को पहुंचाना, लिखना, प्रकाशित करना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, सरकार की पोल पट्टी खोलना, और सरकार किस कदर जो है लोगों का मुंह बंद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही थी। तो इस तरह से हमने प्रेस के इतिहास को पढ़ लिया है।
आशा है ये 3 चैप्टर आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।